हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 3 को। पेट के आपके एग्ज़ाम के क्रम में मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसके 2 मॉडल पेपर जो हैं वो पहले अपलोड किए जा चुके हैं और आज यहाँ पर मॉडल टेस्ट जो पेपर 3 है उसको ही बात करेंगे। तो देखिए, इस क्रम में जो है अभी आपने अगर 2 मॉडल पेपर जो हमारे हो गए वो नहीं देखे होंगे तो आप जो है प्ले लिस्ट पे जा करके बिल्कुल उसको देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध दाश राग, यानी दाश राग का मतलब क्या है? 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध दाश राग यानी कि 10 राजाओं का युद्ध जो है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? और आपके पास ऑप्शन है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या फिर सामवेद में। बताइए। तो फिर इसका सही ऑप्शन जो है हमारा, देखिए, सबसे प्राचीन वेद भी है ऋग्वेद में, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में जो है वो इसका प्रसिद्ध दाशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। बात करें अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और दशराग युद्ध हुआ किसके बीच में था, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये राजा सुदाश जो थे उनके बीच में, और अन्य 10 राजाओं का एक समूह था उनके बीच में हुआ था। और बिल्कुल राजा सुदास जो थे उन्होंने इस युद्ध को जीता था। बस इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है इस युद्ध की। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? आपने धन्वंतरी का नाम भारतीय इतिहास में ज़रूर सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले चिकित्सक। और आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, फिर भी देख लीजिए। हर्षवर्धन के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन रीड करना क्योंकि ज़रूरी है। भले ही ऑप्शन आपको जो आंसर है आपका पहले या दूसरे ही ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन चारों ऑप्शन को रीड ज़रूर किया करिए। देखिए, तो यहाँ पर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसकी विधानसभा, उसकी जो सभा थी, विधानसभा नहीं, उसकी जो सभा थी उसको सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम था धन्वंतरी। और इन्हीं के दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न की मंडली निवास करती थी। आपसे पूछा जाता था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। धन्वंतरी जो था उन्हीं में से एक था। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो धन्वंतरी था ये एक तरीके से आयुर्वेद का जो है चिकित्सक माना जाता था। और इसने एक ग्रंथ लिखा था, वो पेपर में पूछते हैं। उस ग्रंथ का नाम था निघंटु। निघंटु ग्रंथ अगर पूछा जाए किसने लिखा था तो धन्वंतरी ने लिखा था। इतनी चीज़ें जो हैं आपको इसके बारे में याद रखनी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। ऑप्शन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जैसे जो जो साइट हैं वो कहाँ पे हैं वर्तमान में, पाकिस्तान में है कि यूपी में इसकी है? जैसे आलमगीरपुर साइट है, अतरंजी खेड़ा साइट है, या यूपी में है, इस तरीके से ये पाकिस्तान में है, गुजरात में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल जो ये है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी स्थिति है मोहनजोदड़ो की। और अगर बात करें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, तो बिल्कुल मृतकों का टीला इसको, इसके जो उपनाम है, या सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, या रेगिस्तान का बगीचा, या स्तूपों का शहर, इतने अन्य नामों से जाना जाता है। इसको आपको पता होना चाहिए। बाकी सबसे जो मेन होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला, या ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा खोज किसने की थी मोहनजोदड़ो की? तो बिल्कुल राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? ये 2 क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अर्थ है मृतकों का टीला, और वर्तमान में स्थिति है इसकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था। तो हीनयान और महायान में ये किस, मतलब जो विभक्त हुआ ये किस बौद्ध संगीति में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति? दो बात करें, देखिए जो कनिष्क का शासनकाल था जिस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो इसकी एक ट्रिक होती है, आजा राजा महाराजा, वैश्या सबका काल, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल। इस ट्रिक से आपको ये 3 चीज़ें उसकी जो जाननी होती हैं हर एक बौद्ध संगीति की, वो आपको पूरी चीज़ें याद हो जाती हैं चारों बौद्ध संगीति की। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूछा है कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का विभक्त हुआ किस संगीति में? बौद्ध संगीति में। तो कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी उसमें वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। तो उसमें ये हीनयान और महायान में जो है वो क्या हुआ था?
विभक्त हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध संगीति में। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? देखिए, ये 2 पार्ट में विभक्त हो रहा है, हीनयान और महायान। तो 2 में ये विभक्त हो रहा है और इसी का जस्ट डबल कर लो 4, तो यानी कि चौथी बौद्ध संगीति में ये विभक्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख मिलता है? सारनाथ का, गिरनार का, सांची का या फिर लुम्बिनी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है, लुम्बिनी का जो स्तंभ लेख था, इसी को इनके रुम्मनदेही अभिलेख या लघु स्तंभ लेख भी कहते हैं। तो इसमें जो है मौर्य सम्राट जो अशोक है, उनके जो भू राजस्व में रियायत है उसका उल्लेख इसी में मिलता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहयान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहयान जो था उसकी भारत यात्रा के समय गुप्त वंश में शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमार गुप्त? बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपको पता होगा कि चीनी यात्री फाहयान आया था। जो हमने इससे पहले वाले प्रीवियस सेट कराए हैं उसमें आपको क्रम भी बताया है इनके आने का कि कब कौन आया इस प्रकार से, और ये क्वेश्चन आपके पिछले पेट के पेपर में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। दोबारा भी उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि चीनी यात्री फाहयान की यात्रा के समय गुप्तवंश में शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इनको जो है वो फाहयान का यात्रा वृत्तांत जो है वो इसने लिखा है, फाहयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। जो उसका नाम है आपका फो क्योंकि करके, तो उसको एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को एक उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, तो ये एक चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ये पूछा है कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो किस वर्ष हुआ? 1012, 711, 648, 748। सो बिल्कुल 711 ईस्वी में जो है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। और किसने किया था? तो ये अरबों के द्वारा हुआ था। बात करें तो जो अरब के तत्कालीन उस समय सूबेदार थे जिनका नाम था अल हज्जाज करके, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के मतलब आदेश से जो है मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा, उसके नेतृत्व में अरब सेना ने क्या किया था, जो पश्चिम उत्तर भारत है वहाँ पे एक तरीके से आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त की थी। और उस समय वहाँ का राजा कौन था? तो राजा दाहिर था वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले 711 में मुस्लिम आक्रमण हुआ है और किसने किया है? अल हज्जाज के आदेश से किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 8, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया है कि जब भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ उस समय, यानी कि 1947 में आपसे पूछा गया है कि भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? बिल्कुल जेबी कृपलानी का नाम आता है जब आपसे पूछा जाएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1947 में जो है ये अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस के, जैसे आपका 1929 का जो अधिवेशन है, 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। कराची अधिवेशन जो है आपका 1931 का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 1924 का अधिवेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था और बेलगांव कर्नाटक में हुआ था ये अधिवेशन। तो ये कुछ अधिवेशन जो हैं वो आपको इस तरीके से पता होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? आपसे ये पूछा है। विनोबा भावे, सरोजिनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू?
पहला सत्याग्रही जब आपसे पूछेगा कि कौन चुना गया था, तो आप हमेशा किसका नाम लेंगे? विनोबा भावे का। बात करें अगर विनोबा भावे की, तो ये नाम तो इनको जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। इसकी शुरुआत की गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह से। एक नाम आता है पवनार आश्रम। कभी कभी ये क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में आपको ये दिया जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तब आपको पता होना चाहिए कि पवनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की। और कब हुई थी? वही 1940 में हुई थी। तब जो है गांधी जी ने ही इनको ये नाम दिया था, आचार्य विनोबा भावे। अर्थात इससे पहले इनका मूल नाम कुछ और रहा होगा, तो वो क्या था? विनायक नरधर भावे। आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत पवनार, और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का मतलब दिल्ली शहर की स्थापना की? सोलंकी, तोमर, चौहान या परमांस? सीधा उत्तर इसका आपका हो जाएगा कि तोमर वंश। तोमर वंश जो है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने क्या किया था, शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहले यहाँ पे ध्यान से ये समझ लीजिए कि आपको एक तरफ सहायक नदियाँ दी हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दी हैं। मतलब किसकी सहायक नदी हैं ये आपको बताना है। बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। शिप्रा बात करें तो चंबल की सहायक नदी है। वेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। और तवा आपकी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, याद रखिएगा। नर्मदा ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये इनकी खास बात थी। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन क्या है? ए का 2। ए का 2 देखिए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा और देखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? देखिए ये आपको पता है कि सारगैसो सागर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं जो हैं वो एक साथ मिलती हैं, उसे सारगैसो क्षेत्र कहते हैं। और मछली के उत्पादन के लिए, मत्स्ययन क्षेत्र के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है। ये चीज़ आपको पता है। लेकिन और ये भी पता है कि अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर की स्थिति है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दक्षिणी और उत्तरी दोनों का नाम दिया है, तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, यहाँ पे जो है सारगैसो सागर स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सारगैसो होता क्या है? एक मोटी सी समुद्री घास जम जाती है, उसी का नाम सारगैसम होता है। और उसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया जाता है? सारगैसो सागर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कि जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत के हिसाब से क्या है? ये आपसे पूछा है। मतलब नगर में जो संख्या आपकी जनसंख्या निवास करती है उसका प्रतिशत पूछा है। भारत की कुल जनसंख्या से लगभग 121 करोड़ में कितना है? तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है 31.16%। ये आपका नगरीकरण में रहने वाली जनसंख्या का निवास है। इसके क्रम में अगर बात करें कि सर्वाधिक नगरीकरण का अनुपात जो है वो कहाँ का है, तो वो गोवा और मिजोरम का है। और जबकि सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र और यूपी में है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा जो है वो विभक्त करती है? भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान और भारत जो है इसको तो रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। तो बिल्कुल भारत और चीन को जो है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपको पता है डूरंड रेखा अलग करती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? कि भारत और चीन के मध्य जो है, ये भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर एक चीज़ देखें तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, इसी के बीच में स्थित है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या फिर रूस। क्वेश्चन नंबर 15। तो जर्मनी में जो है ये रूर क्षेत्र है, जो रूर कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी में स्थित है। होता क्या है कि लौह इस्पात के लिए और इंजीनियरिंग वगैरह के जो उद्योग आपको विकसित करने होते हैं वहाँ से अच्छा कोयला मिलता है। तो इस प्रकार से जो रूर क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं, जहाँ से ये चीज़ें अच्छे से मिलती हैं उसको रूर कोयला क्षेत्र कहा जाता है, और ये जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एकीकृत बैंक नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एकीकृत बैंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक कैसा है? ये राष्ट्रीयकृत नहीं है, मतलब नेशनलाइज्ड नहीं है। ये कैसा है? निजी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगर हमें ये पता है कि HDFC प्राइवेट सेक्टर का बैंक है तो इसका मतलब इसके अलावा अन्य 3 तो क्या होंगे? राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, और ये भी ध्यान रखिए कि ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास, याद रखना है आपको। और जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या था? स्वावलंबन। पांचवी पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस क्रम में आपसे पूछा था कि सबसे अधिक फेल रहने वाली योजना कौन सी थी, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। पूछा है आपसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो आपको ये समावेशी वर्ड जिसमें भी मिलेगा समावेशी विकास, और उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। ये समावेशी विकास यदि आपको मिलता है तो यही जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कंपनियों में से किसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है? ये पूछा है कि क्या क्या शर्तें होती हैं किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा देने के लिए। तो वह जो है भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होनी चाहिए, और वो लगभग पिछले 3 वर्षों में जो उसका औसत सालाना कारोबार होना चाहिए वो 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी जो होती हैं शर्तें होती हैं किसी महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए। इसके क्रम में आपसे पूछा है कि कौन सी है चारों में से, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये जो है एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सुमेलित करने वाला प्रश्न है यहाँ पे। इस्पात संयंत्र और उसके सहयोगी देश, ये आपका पहले भी सेट में क्वेश्चन आ चुका है, कई बार रिपीट होता है, मैंने आपको वहाँ भी बताया था। देखिए, भिलाई जो है वो कहाँ है आपका, मतलब किस सहयोगी देश से जो है इसकी इस्पात की स्थापना हुई है, ये आपसे पूछा है। तो भिलाई की किससे हुई है? सोवियत संघ से, चाहे आप इसको लगा लीजिए। राउरकेला की जर्मनी के उससे, और बोकारो की सोवियत रूस से, और दुर्गापुर की ब्रिटेन के संयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो वेस्ट बंगाल में है इसकी ब्रिटेन के उससे। तो ये आपका इस प्रकार से सही क्रम हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा इस हिसाब से? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर जीएसटी परिषद को? तो जीएसटी के बारे में पहले समझ लीजिए कि ये एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, और 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 से। और किस समिति की सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होगा इसमें वो किसको होगा? जीएसटी परिषद को होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? जो भारत में न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक्करण यानी अलग होना किससे है, ये पूछा गया है आपसे। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन्हीं के द्वारा जो है राज्य की लोक सेवाओं में जो है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक अलग से प्रावधान किया गया है इन दोनों का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। 22 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है?
देखिए यहाँ पूछा है कि मूल कर्तव्य जो है आपके, उनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों का पालन करना, राष्ट्रध्वज का पालन करना, राष्ट्रगान का पालन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। ये तीनों ही जो हैं कर्तव्य आते हैं मूल कर्तव्य के अंतर्गत, लेकिन लोक चुनावों में मतदान करना जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, आपसे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। मतलब ये कई आयोग हैं और कई बार ये पूछे जाते हैं। पुंछी आयोग, दांतेवाला आयोग, सरकारिया आयोग या फिर राजमन्नार आयोग। पुंछी आयोग बिल्कुल केंद्र राज्य संबंधों से है, सरकारिया आयोग भी है, राजमन्नार आयोग भी है। जो दांतेवाला आयोग है ये असल में बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान में जिला शब्द का प्रयोग कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। मतलब जिसमें जिला शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 233 233 में जो है जिला शब्द का प्रयोग किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रसंग में किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये आपका अनुच्छेद 214 जो है, जो एक उच्च न्यायालय है, ये इसमें अनुच्छेद 214 में इसका प्रयोग किया गया है। और अगर पूछ ले ये उच्च न्यायालय, मैंने आपको कई बार बताया, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। ये हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है वो 214 में है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी से मिलता जुलता ही है, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट जो है आपका वो किस में है, 214 में। हाई कोर्ट 214 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। साइंस के प्रश्न शुरू है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की वास्तविक लंबाई क्या कहलाती है। तो वो दूरी कहलाती है। और दूरी का मात्रक पता होना चाहिए, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, या फिर किलोमीटर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक संबंधित गैस कौन सी है। फ्रियॉन, मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं, या फिर ऑक्सीजन। बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा संबंधित या सर्वाधिक संबंधित गैस होती है। 28 क्वेश्चन है कि कीस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। SN बोस, JC बोस, PC राय या फिर PC महान लोविस। पूछा क्या है, कीस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो कीस्कोग्राफ जो है पौधों में चेतना के लिए काम आता है, या फिर मतलब इन्होंने अन्य जो खोजें की हैं कीस्कोग्राफ के अतिरिक्त, संचार की, संदेश की खोज, पौधों में जो चेतना की खोज। पूछा है कि किसने कीस्कोग्राफ का, देखिए एकदम नया सा क्वेश्चन है कीस्कोग्राफ का आविष्कार, इसको याद ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि JC बोस जो हैं इन्होंने इसका आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित होती हैं। धातु भी उसमें उपस्थित होती है, अधातु भी उसमें उपस्थित होती है, और जो है उसके साथ साथ उपधातुएं भी उपस्थित होती हैं। तो बिल्कुल जो P ब्लॉक है आपका, P ब्लॉक होता है, उसमें ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कि हमारे शरीर में एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। अभी एंटीजन, एंटीबॉडीज़, ये आपने बहुत शब्द जो है वो सुने हैं कोविड के टाइम पे। बताइए एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है एंटीजन के प्रति सुरक्षा हेतु। प्रतिरक्षा तंत्र, टीकाकरण, वैक्सीन या फिर उपयुक्त सभी। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा उपर्युक्त सभी, लेकिन अगर आप उपर्युक्त सभी लगाते हैं तो ये आपका उत्तर यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा। ये सब क्या होते हैं, एक प्रकार के साधन, लेकिन इसके द्वारा ही जो है वो किया जाता है।
हिंदी के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? तो जिसमें आपको ग्रीष्म ऋतु में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अर बीच में मिलेगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु में आपको अर मिल रहा है। उसके अलावा अगर कहें महर्षि तो उसमें भी अर आता है, क्योंकि बड़ा आ जब ब्रेक करते हैं, बड़ा आ और ये ऋषि इस तरीके से बनता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अर बनते हैं। तो ऐसे में हमेशा जो है वो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा देवर्षि हो, महर्षि हो, इन सब में कैसी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से दाता शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? मतलब उल्टा बताना है। कुदाता, दानी, सुदाता, सोम। सोम का मतलब होता है कृपण या कंजूस, और दाता मतलब देने वाला, तो यही जो है वो उसका विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची है? बताइए, निराश्रित शब्द किसका पर्यायवाची है? अनंतर, अनाथ, अनिवार्य या फिर अनिष्ट? बिल्कुल, अनाथ जो है उसका पर्यायवाची है निराश्रित। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची अनाथ के क्या हो जाएंगे? बेसहारा, यतीम, नाथहीन, दीन या फिर निराश्रित। निराश्रित का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पे आश्रित नहीं हो, आपका कोई आश्रित नहीं है, मतलब जिस पे आप आश्रित रह सको, ऐसा जिसके पास कोई नहीं है उसको बोलेंगे निराश्रित। और ऐसे में अनाथ ऑप्शन आपका यहाँ से सही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो दूर की बात सोच ना सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनाग्र सोची, अग्र सोची, अदूरदर्शी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो दूर की बात सोच ना सके, बिल्कुल अनाग्र सोची जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, अनाग्र सोची। इसके अलावा जो दूर की बात सोचता हो उसके लिए आता है अग्र सोची, और इसी के साथ साथ दूरदर्शी। और जो बहुत सोच जिसकी सीमित हो उसको अदूरदर्शी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताना है। घटना, घट गई, दया आ गई, भूख लगी है, बुढ़ापा जो है यहाँ पे क्या है? ऐसा है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसके अलावा ये 36 से लेकर 40 तक जो वाक्यांश आपका रहता है, गद्यांश, उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सीधे इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मैंने धृष्टता, इस प्रकार से लिखा है, धृष्टता से उन्हें बताया, और रेखांकित शब्द का अर्थ आपको बताना है। धृष्टता का अर्थ क्या होगा यहाँ पे 36 में? तो बिल्कुल निर्लज्जता, चालाकी नहीं, धोखा नहीं, रहस्यता नहीं। धृष्ट का आपको बताना है अर्थ, तो क्या होगा? धृष्टता जो है वो इसका अर्थ होगा निर्लज्जता, उद्दंडता, इस तरीके से। और अगर इसी का विलोम शब्द बनाना होता धृष्टता का, तो विनीत इसका जो है विलोम शब्द हो जाता। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द चुनिए, मन, स्त्री, शहर या फिर बच्चे। तो बिल्कुल बच्चे जो है यहाँ पे आपका कैसा है? स्त्री का स्त्रियाँ बहुवचन होगा, और इस प्रकार से बहुवचन आपका जो है स्त्री, बच्चे जो है आपका यहाँ पे बहुवचन शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। इस कथन, ये पूछा है, ये कथन किस काल का बोधक है? सामान्य भूत है, सामान्य वर्तमान है, किए जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये वर्तमान है, और पूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान? संदिग्ध नहीं है, यहाँ पे कोई संशय नहीं है, पूर्ण काम नहीं चुका है वर्तमान में, और भूत तो ये है ही नहीं, तो इस प्रकार से ये समान वर्तमान का काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्त्रीलिंग शब्द है आत्मा, मेहनत, बात या फिर व्यवसाय? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पूछा है नहीं। स्त्रीलिंग शब्द जो है नहीं है, यानी कि पुल्लिंग है। तो बिल्कुल जो व्यवसाय है यहाँ पे ये पुल्लिंग शब्द है, व्यवसाय किया जाता है, बात कही जाती है, आत्मा कहती है, मेहनत की जाती है, तो ये सभी कैसे हैं? स्त्रीलिंग है। आपसे पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो व्यवसाय यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ग्रामीण स्त्री का पति रेखांकित शब्द का उपर्युक्त पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? मतलब स्त्री का आपको पुल्लिंग बताना है। स्त्री कैसा है? स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग उसका बताइए। तो बिल्कुल स्त्री का पुरुष होगा, आदमी नहीं होगा, औरत का आदमी होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, आदमी औरत होता है, नर के साथ जोड़ेंगे तो नारी होगा, और पुरुष के साथ जोड़ेंगे तो स्त्री होगा, इस प्रकार से। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। फिर यहाँ पे 41 से 45 तक जो है आपके क्या आते हैं, वो एक गद्यांश आता है और उसके 5 प्रश्न हैं। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, सीधे आते हैं प्रश्नों पर। देखिए, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है तो हम सीधे ग्रामेटिकल क्वेश्चन पे ही बढ़ रहे हैं, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। एक ऊंचा आदर्श रखें, एक ऊंचा आदर्श रखें और आपको रेखांकित शब्द कैसा है ये बताना है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशी है। तो बिल्कुल ये तद्भव शब्द है ऊंचा आपका, क्योंकि इसका तत्सम आप बनाएंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये एक तद्भव शब्द है। 42 क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो रिपु शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, अरि है, अराती है। ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं शत्रु के। इसके अलावा विपक्षी भी होता है, अमित्र होता है, बैरी होता है, दुश्मन होता है। लेकिन ये जो अशनी है ये वज्र का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपसे नहीं ही पूछा था, तो अशनी जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 विश्लेषण का विलोम पूछा है। विश्लेषण का विलोम शब्द हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण का संश्लेषण जो है वो विलोम शब्द होगा। और आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण। ये देखिए इसका दिया हुआ है, विश्लेषण का संश्लेषण और आकर्षण का विकर्षण। आपसे विश्लेषण का विलोम शब्द पूछा है तो यहाँ पे संश्लेषण इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि कर्म में इक प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। कार्मिक, कृमिक, कर्मिक या फिर क्रमिक। इस प्रकार से राही का अंतर है सब में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कार्मिक शब्द बनेगा जब इसमें इक प्रत्यय लगेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जब ई और ए इस प्रकार से आता है तब वो क्या हो जाता है, बड़े ए में परिवर्तित हो जाता है। जब ऊ और ओ आता है तब वो बड़े ओ में परिवर्तित होता है। और इसी प्रकार से ये दो चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे जो कंडीशन है उसको समझिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि क्रमिक क्यों नहीं हो सकता है, इसलिए क्रमिक भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हुआ यहाँ पे ये समझिए। क्योंकि जब बड़ा आ आता है तब वो, मतलब जब छोटा आता है तो वो अपने बड़ा आ में परिवर्तित होता है इसमें। तो यहाँ कर्म में आ छोटा आ रहा था, इसलिए वो का जो है वो अपने बड़े आ में परिवर्तित हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सिंपली अगर एक प्रत्यय आप लगाएंगे, और एक चीज़ ये भी है कि जोड़ने का एक तरीका कि सही शब्द भी बनना चाहिए जिसका कुछ अर्थ भी हो। तो इस प्रकार भी कर्म का आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो आपका कार्मिक शब्द यहाँ पे बनेगा। 45 में देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अनचाहे शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। तो आपको पता है कि इसमें आ उपसर्ग लगा है तो ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अव्ययीभाव ऐसे समास होते हैं जिनमें उपसर्ग लगा होता है। अर्थ करें, इसके अर्थ की बात करें तो बिना चाहे या बिना जानकर, इसका बिना चाहे मतलब अन का मतलब होता है बिना। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। अब देखिए आपके 46, 47, 48 इस प्रकार से जो पैसेज है उससे क्वेश्चन आएंगे, और पैसेज यहाँ पे हम रीड नहीं करेंगे, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल preposition, नेवर पार्क योर व्हीकल डैश, नो पार्किंग जोन, इन, अगेंस्ट, बिफोर या फिर एट। बताइए सही प्रपोजिशन क्या इसमें फिल होगा। बिल्कुल एट जो है यहाँ पे सही प्रपोजिशन होगा, एट। नेवर पार्क योर व्हीकल एट नो पार्किंग जोन। क्वेश्चन नंबर 50 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द प्रॉपर यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे बताना है शी लुक्स डैश देन श्रूड। शी लुक्स देन श्रूड मतलब श्रूड का मतलब होता है चालाक। शी लुक्स डैश देन श्रूड। अब बताइए मोर वाइजर, मोर वाइज, वाइज या फिर नन ऑफ द अबव। बिल्कुल जब एक ही पर्सन की, ध्यान रखिएगा बहुत लोग यहाँ पे जो है वाइज़र भी कर सकते हैं या मोर वाइज़र कर सकते हैं, क्योंकि दैन लगा है इसलिए वो सोचेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री है तो ई आर तो ज़रूर आएगा। तो मोर वाइज़र या वाइज़र कर सकते हैं, बल्कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला सही होगा। ध्यान से समझिए क्यों, क्योंकि जब एक ही पर्सन की कोई दो क्वालिटीज़ बताई जाती हैं सिंगल पर्सन की, तब वहाँ पे जब कंपेयर्ड वर्ड ऐसे यूज़ होते हैं तब मोर यूज़ होता है। और किसके साथ यूज़ होता है ये मोर वर्ड, फर्स्ट एग्जेक्टिव के साथ। तो फर्स्ट एग्जेक्टिव तो वाइज है, इसलिए यहाँ पर मोर वाइज इस तरीके यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, गहड़वाल, नैनीताल, कुमाऊं या फिर शिमला।
तो बिल्कुल नैनीताल में है। इसका गठन जो है वो उत्तर प्रदेश वेधशाला के नाम से 20 अप्रैल 1954 में वाराणसी में किया गया था और फिर बाद में 1961 में इसकी स्थापना जो है वो नैनीताल में कर दी गई थी। तो अगर यूपी लिख के आ जाए, कभी नैनीताल नहीं दिया हो तब यूपी लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे तो सीधे नैनीताल दिया हुआ है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? नाम है संयुक्त पाणिग्रही और पूछा है कि किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी नृत्यांगना है, ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कब अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार। बताइए, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1948, 25 जनवरी 1947 या फिर 22 जुलाई 1947? बिल्कुल 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और बात करें इनका राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन का श्रेय किसको जाता है, तो पिंगली वेंकैया को इसकी डिज़ाइन का श्रेय जाता है। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और रेशियो पूछते हैं राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 3:2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? बिल्कुल मिथिला में जो है मधुबनी कला प्रसिद्ध है। इसके अलावा दरभंगा क्षेत्र जो आता है और नेपाल के कुछ इलाकों में भी प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपसे पहली पूछी है शतरंज की ग्रैंड मास्टर, तो राधा स्वामी, कोनेरू, नादिक, कृतिका नादिक या फिर एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी जो है वो शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला है। अगर यही आपसे पूछा जाता पहले मास्टर ग्रैंड मास्टर, पहले ग्रैंड मास्टर नहीं, अगर आपसे अभी हाल ही का करंट का देखिए 74वें और 75वें ग्रैंड मास्टर, इस समय करंट में 75वें ग्रैंड मास्टर पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ये प्रणव हैं और 74वें कौन थे? राहुल थे। तो ये दो नाम याद रखिएगा, चाहे 74 पूछे तो राहुल और 75 पूछे तो प्रणव। 56 क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय कृपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल नागपुर, पंजाब, हरियाणा या हैदराबाद। ये जो है आपका नागपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। स्थापना 1976 में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज या फिर मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है आपकी पहली लोकसभा स्पीकर थी। और अगर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो वो कौन थे? जीवी मावलंकर, इनका नाम भी याद रखें। महिला में मीरा कुमार और पुरुष में जीवी मावलंकर, ये दोनों चीज़ें याद रखें। और वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो ये भी पता होना चाहिए, ओम बिड़ला वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर असम। नागालैंड में जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और इसकी स्थापना नागालैंड की अगर पूछें राज्य, मतलब प्रत्येक वर्ष नागालैंड का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं कब? 1 दिसंबर। और हुई कब थी? 1963। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का, और साथ ही साथ हाँ, अरुणाचल प्रदेश और केरल का ये जो हॉर्नबिल होता है ये एक राजकीय पक्षी भी होता है, इसको भी ध्यान रखिए। 59 पूछा है कि कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या या फिर सूडान। बिल्कुल क्रोएशिया जो है इसकी मुद्रा है कूना और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। देखिए थोड़ा सा अलग है और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि राजधानी और वहाँ की मुद्रा से जो है एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार बैट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, युवराज सिंह या फिर कपिल देव। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, युवराज सिंह के द्वारा इसको लिखा गया है। 61 है कि उन विकल्प का, यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं और आपसे पूछा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध हो जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। तो कैसे आप पता करेंगे? ये आपका क्वेश्चन दिया है 17, 102 और 153। जब आप 17 को 6 से गुणा करेंगे तब आपका आएगा 102 और इसी 17 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तब आपका आएगा 153। तो इन चारों में आपको बताना है कि किसमें आप जो है गुणा करें, मतलब पहली संख्या का आप जब 6 से गुणा करें तो दूसरी संख्या आए और उसी पहली संख्या में जब आप 9 से गुणा करें तो तीसरी संख्या आए। ऐसा ऑप्शन ए में ही केवल होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। जब आप 16 को
पहले 6 से गुणा करेंगे, 16 को 6 से, तब आपका ये 96 आएगा। और इसी 16 को जब आप बाद में किससे करेंगे, 9 से, क्योंकि इससे मैच कराना है ना, 9 से, तो आपका 144 154 आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है, लीप वर्ष नहीं। अब देखिए यहाँ पे सब सेंचुरी वर्ष की बात है, तो हम 400 से देख लेंगे कि कौन सी चीज़ें कट रही हैं 400 से। अगर कट रही हैं 400 से काट लीजिए या 4 से काट लीजिए, लेकिन लीप वर्ष ऐसे रहता है ना, मतलब सेंचुरी वर्ष रहता है तो 400 से ही काटते हैं, तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा। 1600, 4 4 जा 16 हो जाएगा। इसमें आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लीजिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर 3 बार में 12 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 88 आपको पता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये भी दोनों कट जाएगा। क्या 90 कटेगा आखिरी का? नहीं कटेगा आपका, बिल्कुल नहीं कटेगा। पूछा आपसे यही है कि नहीं है, तो आपका जो लीप वर्ष नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1990 नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कि आपको निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब ये अर्थपूर्ण का क्या मतलब है कि कौन सी घटना पहले होगी और कौन सी उसके बाद होगी, इस क्रम में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो जब निम्न दबाव बनेगा, जब सबसे पहले निम्न दबाव बनेगा, नंबर 1 सबसे पहले निम्न दबाव बनेगा, तो उसी से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, नंबर 2, है ना। और जब बादल बनेंगे तभी आएगी वर्षा, नंबर 3, तभी तो वर्षा होगी, जब बादल बन के भारी होते हैं तभी तो वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो आपको पता है कि उसके बाद ही क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका चौथे क्रम में। और अगर वही वर्षा बहुत अधिक हो जाएगी तब क्या आएगी, बाढ़, नंबर 5 क्रम। और बाढ़ जब अधिक आएगी तब क्या होगा, विध्वंस, तब क्या होगा, विध्वंस, नंबर 6। देख लीजिए इस क्रम में कौन सा आपका सही है। तो आपका इस प्रकार से सी जो है वो सबसे ज़्यादा सही है। देखिए 5, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर 3, इस क्रम में आपका ये वाला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्लॉक से है कि 5 और 6 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अगर यहाँ 90 की जगह समकोण लिखा होता तो भी उसका वही मतलब होता। तो देखिए कैसे आप करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये एक घड़ी है और यहाँ पे आपका 6 है और ये आपका 5 है और ये 12 है, तो इस प्रकार से ही तो 5 बजेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब ये किसी भी मतलब कभी भी समकोण या 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री को हमेशा ये समझिएगा कि 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए। तो आपकी जब 15 मिनट मतलब मान के चलिए 1 2 3, 3 खाने जो हैं वो हमेशा, 3 खाने जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दिखाते हैं 90 डिग्री को, यानी 15 मिनट जो हैं 3 खाने आपके 90 डिग्री को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपका, अगर ऐसे जनरली बात करें तो कहीं ना कहीं आपका 5:15 के आसपास ही जो है, 15 से ऊपर ही रहेगा, 15 मिनट के आसपास ही आपका बजेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा कि समकोण जो होता है वो हमेशा 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो इस प्रकार से एक चीज़ याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है कि 1 घंटे में तो 2 बार समकोण बनता है, लेकिन घड़ी में 2 बार ऐसा समय होता है, यानी कि 3 से 4 का समय और 9 से 10 का समय, जब समकोण केवल एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनता है। तो इस प्रकार से 12 घंटे में आपके जो समकोण बनेंगे वो कितने हो जाएंगे, 22 भाई हो जाएंगे, है ना। 12 घंटे में 22 हो जाएंगे। अगर यही 24 घंटे में पूछ लिया जाए तो आपके इसी के डबल 44 हो जाएंगे। 24 घंटे को एक दिन भी लिख के आ सकता है। तो इतनी चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे जो पूछा है वो समझिए कि आप निकालना आपको कैसे। हमने आपको ये बताया है कि 3 खानों का डिफरेंस रहता है। 5 5 10 और 5 15, 15 मिनट। क्या 15 मिनट 3 खाने के बराबर ही तो है? तो बस आपको ये 3 मेरे हिसाब से यहाँ पे याद रखना है। इतनी आपको कहानी केवल समझनी है, करना बहुत ईजिली तरीके से। तो 3 याद रखिएगा। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पे पहले वाला समय को ले लीजिए, ठीक है। 60/11 गुणे, करना क्या है आपको कि इस पहले वाले समय से यानी 5 से एक बार आपको उसी 3 खाने का जो डिफरेंस है एक बार उसको प्लस करना है, और उसी 3 खाने का जो डिफरेंस है एक बार उसको माइनस करना है। यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 2। इसी 60/11 में एक बार 8 को रख के निकाल लीजिए मिनट की संख्या, और एक बार 60/11 में
इस 2 को रख के निकाल लीजिए मिनट की संख्या। मैंने बताया ना 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो इस प्रकार से दोनों समकोण आपके पास निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल, दोनों समकोण आपके पास इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे। चलिए देख लीजिए कैसे होगा। जब 60/11 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 480/11, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 43 सही 7/11। तो एक बार इस समय पे यानी 5:43 7/11 पे आपका एक बार समकोण बनेगा। क्या दिया है ऑप्शन में? अगर ये दिया होता ऑप्शन में तो टिक कर देते, लेकिन ये वाला नहीं दिया है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनते, तो जरूर दूसरा वाला जो है वो दिया होगा। देखिए, यानी ये वाला दिया होगा। कैसे करेंगे? 60/11 गुणे 2 पता है आपको 120 हो जाएगा, और 11। अब जब इसको आप भाग देंगे तब आपका क्या आएगा? 10 सही 10/11। ये याद रखिए मिनट का निकल के आया है, तो 5 तो बजकर इतना मिनट, 10 सही 10/11। क्या ये ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जितना मुझे समझाने में टाइम लगा है, करने में आपको केवल और केवल 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप करते हैं तो करना क्या है? 90 डिग्री बराबर 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब 3 खाने, 60/11 गुणे एक बार इस पहले वाले में उस 3 को जोड़ के निकाल दीजिए, और 60/11 एक बार इस पहले वाले समय में उस 3 को माइनस करके जो संख्या है उससे निकाल दीजिए। जो आएगा वो मिनट की संख्या होगी, और इस प्रकार से आप रख के अपना सही ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हैं। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 से महिला सिंगल्स का खिताब जीता? ये सारे ही जो ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएसए ओपन, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें महिला और पुरुष के जिन्होंने भी खिताब जीता होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो बारबोरा, क्रेजिकोवा, सिमोना, ईगा स्वितेक। बिल्कुल ईगा स्वितेक जो है इन्होंने जीता है। पोलैंड की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा, पोलैंड की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 5 जून 2022 को शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में जो ई है वो क्या है? लाइफ में ई क्या है? लाइफ का अगर पूरा फुल फॉर्म करें तो लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी एनवायरमेंट है ई का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 93, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नीरी का उद्घाटन किया है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नीरी का उद्घाटन बताना है आपको, कहां पे किया है इन्होंने? तो बिल्कुल नई दिल्ली में जो है वो किया है। 94 क्वेश्चन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। पूछा गया है कि किसने शुरू किया? नीति आयोग, बाबा रामदेव, मेधा पाटेकर या फिर सदगुरु जग्गी वासुदेव? तो बिल्कुल जग्गी वासुदेव जो हैं आपके, सदगुरु जग्गी वासुदेव जो हैं, इन्होंने शुरू किया है। और 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के जो मौका था उस पर क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे विज्ञान भवन में इन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें ये शामिल भी हुए थे। और बात करें तो जो मिट्टी का बिगड़ता हुआ एक तरीके से स्वास्थ्य जो मिट्टी का, उसको सुधारने के लिए, उसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और शुरू किसने किया था? ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। इन्होंने ही जो है ये 27 देशों से होकर, मतलब 100 दिन की मोटरसाइकिल से यात्रा शुरू की गई थी। इतनी डिटेलिंग आपको बस पता होनी चाहिए जिससे आपको याद रह जाए। तो याद रखिएगा, ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। मोदी जी ने भी इसमें आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 6 जून, 8 जून या फिर 9 जून? बिल्कुल 8 जून को जो है ये विश्व ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। जब इंपॉर्टेंट कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा तो उसकी थीम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो अगर सबकी ध्यान रखेंगे तो एक की भी ध्यान नहीं रहेगी। देखिए 96 क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है। केरल, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं, इसने क्या किया है कि गुजरात में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है। मोदी जी का शहर गुजरात। अगला 97, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुभंकर पूछा जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? सोमाइटी, मिराइतोवा, थम्बी या फिर बिग ड्वेन ड्वेन? थम्बी जो है इसमें इसका सही उत्तर होगा, थम्बी। कहाँ पे हुए थे? तो ये
9 जून 2022 को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इन्होंने ही जो है इसकी एक तरीके से इसका अनावरण किया था। और शुभारंभ क्या है? थम्बी। थम्बी का मतलब अगर समझेंगे आप तो इसका मतलब होता है, तमिल का है ना थम्बी वर्ड तमिलनाडु में, तो इसका मतलब क्या होगा? छोटा भाई, थम्बी का मतलब होता है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 98 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? अभी हाल ही में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें योजनाएं बहुत सारी पूछी थी, और ये नहीं पूछा था कि कब आई, क्या उद्देश्य, सीधे ये पूछा था कि किस मंत्रालय ने उसको जारी किया। तो ये भी आपको चीज़ें सारी याद रखनी है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, एक्सीलेंस अवार्ड पोर्टल, भारत पुरस्कार, या फिर कोई नहीं? तो बिल्कुल आपका राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। 99 क्वेश्चन है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक किस भारतीय को बनाया गया है? तो कृष्णा श्रीनिवासन को जो है इसका निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से अगर नए जुड़े होंगे तो उसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आगे आने वाले सभी अपडेट ताकि आपको मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? जो सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम है ये आपकी बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है, जलमार्ग मंत्रालय ने ही जो है मतलब इसी से संबंधित है। और है क्या? तो एक तरीके से इस स्कीम के द्वारा जो युवा पेशेवर हैं उनके लिए एक मतलब एक ग्राउंड, एक लर्निंग ग्राउंड जो है उस पर ही केंद्रित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी प्रश्न यहाँ पे 100 खत्म हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप सभी प्रिपरेशन करते रहिए, सारे भी जो क्वेश्चन हैं उनको फटाफट रिवाइज करते रहिए। रिवाइज हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं, लगातार जो है ये मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाइएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब ना किया होगा अभी तक। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।